हेलो एस्पिरेंट्स। आज हम डिस्कस करेंगे हमारे नेक्स्ट 20 क्वेश्चन जो कि होंगे हमारे स्पोर्ट्स साइकोलॉजी सब्जेक्ट से। इससे पहले हम 20 क्वेश्चंस डिस्कस कर चुके हैं। कौन से सब्जेक्ट के? एक्सरसाइज फिजियोलॉजी के। हर सब्जेक्ट के हम 50 क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे जो हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेंगे राजस्थान सेट के लिए। अभी हम 20 क्वेश्चंस करके हर सब्जेक्ट को कर लेंगे, देन हम 30 क्वेश्चंस करेंगे तो हमारे टोटल 50 क्वेश्चंस हो जाएंगे जो आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। PYQs के जो ऑप्शंस हैं उनसे रिलेटेड ये क्वेश्चंस हैं, तो आप ज़रूर इसको एक बार देख लेना। और अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम कोई भी प्रॉब्लम आप फेस करते हैं, ठीक है, जैसे कि आपको कोई टॉपिक समझ नहीं आ रहा, तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बताओ। मैं ट्राई करूंगा कि आपके जो भी प्रॉब्लम है उसका सॉल्यूशन दे पाऊँ। और अगर आपको मेरे को फॉलो करना है तो आप मेरे को लिंक्डइन पे फॉलो कर लीजिए, वहाँ पे आपको सब कुछ मिल जाएगा और जो भी मैं कर रहा हूँ उससे रिलेटेड। और आप मेरे से आपसे कांटेक्ट भी कर सकते हैं, मेरे को पर्सनल कांटेक्ट भी आप मेरे को लिंक्डइन पे फॉलो कर सकते हैं दीपेंद्र सिंह नाम से। ओके। सो फर्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं आज का हमारा बिना किसी टाइम वेस्ट के। तो फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, द इन्वर्टेड यू हाइपोथेसिस विच एक्सप्लेन्स द रिलेशनशिप बिटवीन अराउजल एंड परफॉर्मेंस वाज ओरिजिनली फॉर्मुलेटेड बाय। ये क्या बोल रहा है कि आपका जो इन्वर्टेड यू हाइपोथेसिस थ्योरी है, किसकी है? अराउजल की थ्योरी है ये। किसकी थ्योरी है? अराउजल की थ्योरी है। ये किसने दी है? किसने दी है? तो ये दी है आपकी येक्स एंड डेटसन ने। देखो, इन्वर्टेड यू हाइपोथेसिस में होता क्या है, मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। इन्वर्टेड यू हाइपोथेसिस में बेसिकली आपका जैसे ये ग्राफ है जिसमें आपका क्या है, यहाँ पे आपका परफॉर्मेंस है और ये आपका अराउजल है। तो जैसे जैसे अराउजल इधर जाएगा ना, जैसे जैसे अराउजल बढ़ रहा है, ठीक है, बट ये परफॉर्मेंस का जो ग्राफ बनेगा ना वो ऐसा बनेगा कुछ यू शेप का। कैसे? कि ये थ्योरी ये बोलती है कि आपका जैसे जैसे अराउजल बढ़ता है तो परफॉर्मेंस बढ़ता रहता है, बट एक ऑप्टिमम पॉइंट आता है और उस पॉइंट के बाद परफॉर्मेंस स्लाइटली धीरे धीरे सेम उसी जैसे बढ़ रहा था वैसे ही डिक्रीज होने लगता है। तो ये क्या बोलता है आपका? कौन बोलता है? ये आपका इन्वर्टेड यू हाइपोथेसिस। किसने दिया? येक्स एंड डेटसन ने। आई होप आपको यहाँ तक कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। अब हम बाकी के जो ऑप्शंस हैं उनको भी डिस्कस कर लेते हैं। ऑप्शंस डिस्कस करने से पहले मैं आपको कुछ चीज़ें और बता देता हूँ, ध्यान से सुनना। अराउजल की जो थ्योरीज है, एक तो हमने इन्वर्टेड यू डिस्कस कर लिया, इसके बाद ड्राइव थ्योरी है, ठीक है। उसके अलावा आपकी कैटास्ट्रोफी है, कैटास्ट्रोफी थ्योरी। इसके अलावा आपकी एक है रिवर्सल थ्योरी, ठीक है। रिवर्सल के बाद एक और आपकी है, एक होगी ड्राइव, कैटास्ट्रोफी, रिवर्सल और IZOF, इंडिविजुअल जोन ऑफ ऑप्टिमम फंक्शनिंग। तो ये कुछ आपकी इंपॉर्टेंट थ्योरीज हैं जो आपको पता होना चाहिए। किसमें? अराउजल में। ड्राइव थ्योरी किसने दी है? क्लर्क हल ने दिया है। बेसिकली इसमें कुछ नहीं है कि आपका ड्राइव जनरेट होती है और ड्राइव के साथ साथ आपका बॉडी अराउज होती है, बस उन्होंने ये बोला, और फुलफिल करने के लिए वो उसको कंप्लीट होना जरूरी है। तो इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन भी डाला है मैंने, तो तब हम इसको और अच्छे से देख लेंगे। कैटास्ट्रोफी मॉडल, कैटास्ट्रोफी में क्या बोला है? ये जस्ट अपोजिट है किसके? ये आपकी इन्वर्टेड यू हाइपोथेसिस के। इसमें क्या बोला है कि आपकी ड्राइव, आपकी जो अराउजल है वो बढ़ता है। क्या बढ़ता है? अराउजल बढ़ता है, बट एक पॉइंट पे आके वो शार्प डिक्रीज होता है। कैसे शार्प डिक्रीज होता है? उसमें तो यू बन रहा था, इसमें क्या बोला है? शार्प डिक्रीज होता है। ऐसे कैसे? एक ऑप्टिमम पॉइंट आएगा, वहां से शार्प डिक्रीज हो जाएगा। ये कौन बोलता है? कैटास्ट्रोफी। रिवर्सल थ्योरी में टैलिक एंड पैराटैलिक स्टेट की बात होती है। ये क्वेश्चन नेट में आ चुका है, ठीक है। ये क्वेश्चन नेट में आ चुका है। टैलिक और पैराटैलिक ये कब आया आपका? 2025 जो जून वाला अटेम्प्ट हुआ था उसमें आया था। जून में, दिसंबर में आया, देख लेना आप एक बार। तो ये क्वेश्चन आ चुका है। इसमें क्या, पैराटैलिक और टैलिक में क्या बोला है कि रिवर्सल थ्योरी बेसिकली इन दो चीज़ों पे बेस्ड होती है, जिसमें एक आपका गोल ओरिएंटेड रहता है और दूसरा आपका प्रेजेंट में जो चल रहा है ना उसके ओरिएंटेड रहता है, ठीक है। टास्क के जो ओरिएंटेड रहता है, ठीक है, गोल। और एक प्रेजेंट में जो टास्क चल रहे हैं ना उसके ओरिएंटेड रहता है। टैलिक में बेसिकली इसको अच्छा माना जाता है क्योंकि ये लॉन्ग टर्म फ्यूचर के अकॉर्डिंग देख के चलता है, किसको? फ्यूचर के अकॉर्डिंग। और ये पैराटैलिक ये किसको देख के चलता है? ये स्पेलिंग एक बार मैं सही कर देता हूँ। पैराटैलिक में क्या होता है कि ये प्रेजेंट को देख के चलता है, ठीक है। तो यही डिफरेंस है बेसिकली इन दोनों में। और IZOF, इंडिविजुअल जोन ऑफ ऑप्टिमम फंक्शनिंग, क्या बोलता है कि जो हर एक इंडिविजुअल है ना, हर एक इंडिविजुअल है ना, उसका एक जोन होता है किसको? बेटर परफॉर्मेंस के लिए। किसके लिए? बेटर परफॉर्मेंस के लिए। तो ये कौन बोलता है? IZOF, ठीक है। और IZOF किसने दिए? यूरी हनीन ने। यहाँ पे लिखा हुआ है देखो, यूरी हनीन किसने कौन सी थ्योरी दी है? IZOF। कैटास्ट्रोफी मॉडल किसने दिए? कैटास्ट्रोफी मॉडल दिया आपकी कैटास्ट्रोफी का नाम निकल रहा है एक बार, रिवर्सल थ्योरी आपकी दी है कैरन एप्टर ने।
किसने, कैर, यहाँ पे मैं साइड में लिख देता हूँ रिवर्सल थ्योरी का, ऊपर देखो, ठीक है, यहाँ पे लिख रहा हूँ कैरन एप्टर, कैरन एप्टर, दोनों ने मिलकर कौन सी दी है, रिवर्सल थ्योरी। और हाँ, इसका याद आ गया, कैटास्ट्रोफी किसने दिया, आपकी फेजियन हार्डी, फेजियन हार्डी। ठीक है, तो कभी कभी स्लिप हो जाता है माइंड से। बाकी ये आपकी कुछ इंपॉर्टेंट थ्योरीज थी अराउजल की, ये आपको पता होना चाहिए। और इसके अलावा ये हमारा एल्बर्ट बंदूरा, आपको पता ही होगा, सोशल लर्निंग थ्योरी, सोशल लर्निंग थ्योरी किसने दी है, एल्बर्ट बंदूरा ने। और इन्होंने सेल्फ एफिकेसी का भी कॉन्सेप्ट दिया है, सेल्फ एफिकेसी का भी कॉन्सेप्ट दिया किसने दिया है, एल्बर्ट बंदूरा ने। और देखो इसमें एक चीज़ और है, रेनर्स मार्टिन, अगर आपने यहाँ तक लिख लिया है, स्क्रीनशॉट ले लिया, तो मैं इसको हटा देता हूँ, एक मिनट में इसको एक साथ हटाने का ट्राई करता हूँ। ठीक है, रबी कर लेते हैं इसको, नहीं हो रहा। देखो मैं क्या बता रहा था, रेनर्स मार्टिन, रेनर्स मार्टिन आपके एंजाइटी के जो मेजरमेंट है, टेस्ट है, उनके लिए बहुत फेमस है रेनर्स मार्टिन। आपने सुना भी होगा एसकेट और सी एस ए आई, जो इन्वेंट्री है, दो इन्वेंट्री है, और आपकी मोस्ट इंपॉर्टेंट इन्वेंट्री है जो कि आपके फिजिकल एजुकेशन के एग्जाम्स में पूछी जाती है। नेट का तो फेवरेट क्वेश्चन बनता है, ठीक है, यहाँ से कभी ना कभी हर एक दो साल में बना ही देता है रेनर्स मार्टिन के इन्वेंट्री से। इसने एक तो दिया है एसकेट, स्पोर्ट्स कॉम्पिटिटिव एंजाइटी इन्वेंट्री, क्या है, स्पोर्ट्स कॉम्पिटिटिव एंजाइटी इन्वेंट्री और टेस्ट, सॉरी, क्या, स्पोर्ट्स कॉम्पिटिटिव एंजाइटी टेस्ट किसने दिया है, रेनर्स मार्टिन ने दिया है। और एक और है इसका, रेनर्स मार्टिन का क्या है, सी एस ए आई, सी एस ए आई, ये उससे ज़्यादा फेमस है, कॉम्पिटिटिव कॉम्पिटिटिव स्टेट एंजाइटी इन, ये भी टेस्ट है, कॉम्पिटिटिव स्टेट एंजाइटी टेस्ट, ठीक है। अब जो नहीं, सी एस ए आई, सॉरी, इन्वेंट्री है यहाँ पे, क्या टी नहीं है, इन्वेंट्री है, कॉम्पिटिटिव स्टेट एंजाइटी इन्वेंट्री। अब देखो जो सी एस ए आई है, इसके तीन वर्जन है। जो सबसे पहले सी एस ए आई आया था, ये आया था 1977 में। देन सी एस, यहाँ से क्वेश्चंस नहीं बनते पुराने वाले से, सी एस ए आई टू और सी एस ए आई टू आर से क्वेश्चंस बनते हैं। तो ये आया था आपका 1990 में, और जो रिवाइज वर्जन आया है वो आया 2003 में, ठीक है। अब एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ, जो सी एस ए आई टू आर, जो अभी करंट 17 आइटम्स है इसके अंदर, 4 पॉइंट स्केल है ये, ओके। और 17 आइटम है जिसमें क्या क्या है, सेल्फ कॉन्फिडेंस, ठीक है, एंड आपका कोग्निटिव एंजाइटी और सोमेटिक एंजाइटी, इनको मेजर करता है। सोमेटिक एंजाइटी और कोग्निटिव एंजाइटी, इनका ध्यान रखना। सेल्फ कॉन्फिडेंस, सेल्फ कॉन्फिडेंस में 5 आइटम्स हैं, और कोग्निटिव एंजाइटी में भी 5 हैं, और सोमेटिक एंजाइटी में 7 आइटम है। ध्यान रखना, कोग्निटिव एंजाइटी में 5 आइटम है, सोमेटिक एंजाइटी में 7 आइटम है, सेल्फ कॉन्फिडेंस में 5 आइटम है, 17 टोटल आइटम्स है। और 4 पॉइंट स्केल है, लाइकट स्केल, 4 पॉइंट लाइकट स्केल है। टू और टू आर कब आया था, 2003 में। टू आर की बात कर रहे हैं अभी हम। अब मैं बता देता हूँ, सी एस आई टू जो पहले वर्जन आया था, सेकंड वाला, इसमें 27 आइटम्स थे। कितने आइटम्स थे, 27 आइटम्स थे। और इन आइटम्स को 3 चीज़ों में डिवाइड किया था, गया हुआ था, कौन कौन सा, सेल्फ कॉन्फिडेंस, कॉग्निटिव एंजाइटी और सोमेटिक एंजाइटी। आई होप यहाँ तक आपको क्लियर हुई होंगी चीज़ें। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, क्वेश्चन नंबर सेकंड, क्वेश्चन नंबर सेकंड आपका क्या बोलता है, इसको थोड़ा सा रब कर लेता हूँ। विच साइकोलॉजिकल स्टेट इज कैरेक्टराइज बाय टोटल एब्जॉर्प्शन इन एक्टिविटी, ऑप्टिमम स्किल बैलेंस एंड पीक परफॉर्मेंस। बताओ, ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि जो आपका बेस्ट परफॉर्मेंस को देने के लिए, पीक परफॉर्मेंस को देने के लिए कौन सा स्टेट को कैरेक्टराइज किया जाता है, कौन सा स्टेट की वो कैरेक्टरिस्टिक्स है कि वहाँ पे जाके हम उस स्टेट में पहुँच के हम पीक परफॉर्मेंस अचीव करते हैं, मतलब बेस्ट, सब कुछ बेस्ट होता है हमारे साथ। तो वो आपका होता है फ्लो स्टेट। कौन सा स्टेट होता है, फ्लो। ये कहाँ पे पढ़ते हैं हम, मोटिवेशन में। किसने दिया है, ये मिहली, ये किस जन मिहली ऐसे करके, जो भी आप इसको प्रोनाउंस करोगे, इन्होंने एक दिया है, क्या दिया है, फ्लो स्टेट। इंपॉर्टेंट है, यहाँ से भी नेट का क्वेश्चन बन चुका है, ये शायद 2023 में जून या दिसंबर में बना हुआ है क्वेश्चन। तो जो फ्लो स्टेट है, वो क्या बोलता है, मैं आपको दोबारा से बताता हूँ। फ्लो स्टेट ये बोलता है कि जब भी आप मैक्सिमम मोटिवेशन अचीव करते हो, जब भी आप सोचते हो कि हाँ यहाँ पे मेरा पीक आ रहा है, यहाँ पे मैं फुली बैलेंस हूँ, ठीक है, यह स्किल्स मेरी अच्छे से परफॉर्म हो रही हैं, तो वो क्या होता है, आपका फ्लो स्टेट होता है, ठीक है।
तो यहाँ तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए आपको। अब हम बात करते हैं सोशल लॉफिंग क्या होता है। सोशल लॉफिंग में बेसिकली ये आपके ग्रुप कोहेजन से क्वेश्चन है। जैसे जैसे आप 1+2+3 ऐसे जितने ही मेंबर्स जुड़ते जाएंगे आपके ग्रुप में, आपकी इंडिविजुअल की किसकी इंडिविजुअल की जो कैपेसिटी है वो डिक्रीज होती जाती है। मतलब वो एफर्ट्स नहीं लगाता, बेसिकली इंडिविजुअल के एफर्ट्स, कैपेसिटी को हटा दो, एफर्ट्स डिक्रीज होते जाते हैं। क्या डिक्रीज होते जाते हैं? एफर्ट्स। और इस जो ये इफेक्ट है ना, जो जैसे जैसे ग्रुप का साइज बढ़ता है और इंडिविजुअल के एफर्ट्स कम होते जाते हैं, इस इफेक्ट को ही हम रिंगलमैन इफेक्ट बोलते हैं, जो एक क्वेश्चन मैंने इंक्लूड भी किया, उसमें आपको आंसर देना है। ठीक है। चॉकिंग क्या होता है? चॉकिंग मतलब जब आप मेन सिचुएशन में हो जहां आपको अच्छा परफॉर्म करना है और वहां पे आप पूरा गड़बड़ा देते हो, तो वो चॉकिंग होता है। ठीक है। ये नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, इन सेल्फ डिटर्मिनेशन थ्योरी व्हाट आर द 3 बेसिक साइकोलॉजिकल नीड रिक्वायरमेंट फॉर इंट्रिंसिक मोटिवेशन। देखो, सेल्फ डिटर्मिनेशन थ्योरी से 2025 दिसंबर में भी क्वेश्चन आया हुआ है नेट में, तो यहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं सेल्फ डिटर्मिनेशन थ्योरी से। ठीक है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ऑटोनॉमी, कॉम्पिटेंस एंड रिलेटेडनेस। ओके। तो सेल्फ डिटर्मिनेशन थ्योरी 3 जो साइकोलॉजिकल नीड है उन पे बेस्ड होती है। कौन कौन सी? ऑटोनॉमी, कॉम्पिटेंस और रिलेटेडनेस। ये बहुत अच्छा टॉपिक है पढ़ने के लिए। मैं एक बार और इस पर डिटेल में वीडियो बनाऊंगा सेल्फ डिटर्मिनेशन थ्योरी पे। नेक्स्ट आप बात करते हैं किसकी? पावर, एफिलिएशन एंड अचीवमेंट। ये आपकी 3 नीड थ्योरी या फिर अचीवमेंट नीड थ्योरी में हम पढ़ते हैं। किसमें? 3 नीड थ्योरी या अचीवमेंट नीड थ्योरी में किसे पढ़ते हैं हम? पावर, एफिलिएशन और अचीवमेंट। नीड फॉर पावर, नीड फॉर एफिलिएशन और नीड फॉर अचीवमेंट। नीड फॉर पावर मतलब जैसे कि आप कोई पोस्ट पे जाना चाहते हैं, आप जो मेहनत कर रहे हैं वो किसी पावर के लिए कर रहे हैं। ठीक है। सोसाइटी में आपको पावर दिखानी है। एफिलिएशन मतलब आपको आपके जो संबंधी है, आपके माता पिता है, लव वंस है, उनके लिए आपको कुछ करना है, तो नीड फॉर एफिलिएशन। नीड फॉर अचीवमेंट मतलब आपका कोई अल्टीमेट एम है, तो उस एम में छोटे छोटे जो गोल्स बना रखे हैं, छोटे छोटे ऑब्जेक्टिव्स हैं, उसको आप फुलफिल कर रहे हो, तो वो नीड फॉर अचीवमेंट है। अराउजल, एंजाइटी, स्ट्रेस। अराउजल, एंजाइटी, स्ट्रेस क्या है? बेसिकली ये अगर आपने मोटिवेशन का साइकिल पढ़ा होगा, ठीक है, तो मोटिवेशन की साइकिल क्या बोलती है? सबसे पहले आपको कोई नीड आती है। नीड बेसिकली वो नहीं होती जो हम साइको, जैसे कि हम आपने अब्राहम मैस्लो की नीड हायर की थ्योरी पढ़ी होगी कि आपको फिजियोलॉजिकल नीड है, ठीक है, देन आपकी साइकोलॉजिकल नीड्स है, तो वो सब नहीं है। नीड आपकी वो भी हो सकती है जो आप सोसाइटी में देख रहे हो, जैसे आपने आपकी पड़ोसी की देखा कि आपके पड़ोसी के पास कार है या फिर वो कर रहा है तो वो मेरे को भी करना है, तो वैसे भी नीड जनरेट हो जाती है। तो नीड नीड के बाद आपका ड्राइव, ड्राइव को फुलफिल करने के लिए आपकी बॉडी होती है कि अराउज, ठीक है, मेंटली और फिजिकली एंड फिजियोलॉजिकली दोनों तरह से आपकी बॉडी होगी अराउज, और उस अराउजल को फुलफिल करने के लिए आपकी बॉडी जाएगी स्ट्रेस की कंडीशन में। स्ट्रेस 2 तरह के होते हैं, एक होता है नेगेटिव, ठीक है, एक होता है नेगेटिव और एक होता है पॉजिटिव। पॉजिटिव स्ट्रेस को हम यू स्ट्रेस बोलते हैं और नेगेटिव स्ट्रेस को हम बोलते हैं डिस्ट्रेस। ठीक है। तो ये चीज़ आप ध्यान रखना। और जो पॉजिटिव स्ट्रेस होता है, जैसे कि आपकी बॉडी जब अराउज हुई और आपने जो काम किया उससे आपको फुलफिलमेंट मिली, हैप्पीनेस मिली, ठीक है, आप हैप्पी हैं उस चीज़ के, तो आपका क्या, बॉडी पॉजिटिवली रिएक्ट करेगी। और अगर आप दुखी हैं, सैड हैं, तो आपकी बॉडी नेगेटिव रिएक्ट करेगी, और उस सैड के कारण होता है एनजाइटी में जाना, ठीक है, आपको प्रॉब्लम होना, एनजाइटी वगैरह जो भी नेक्स्ट जो चीज़ें रहेंगी वो आपकी डिस स्ट्रेस से स्टार्ट होती है, क्योंकि आपकी बॉडी जो अराउजल, जो आप अराउज थे वो आपका फुलफिल नहीं हो रहा, तो वो फिर नेगेटिवली रिएक्ट करेगी आपकी बॉडी। ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान रखना, कैसे नीड से, ड्राइव से स्टार्ट हुई, फिर अराउजल फुलफिल हो गया तो पॉजिटिव स्ट्रेस नहीं हुआ तो डिस स्ट्रेस, और डिस स्ट्रेस से फिर एंजाइटी। ये चीज़ आप ध्यान रखना। दूसरी एक और जो ऑप्शन नंबर डी है वो देखो आप, सेल्फ एस्टीम, सेल्फ एफिकेसी, सेल्फ टॉक। ये मैच द फॉलोइंग में पूछ लिए जाते हैं, तो ये एक बार मैं बता देता हूँ क्या होता है। सेल्फ एस्टीम बेसिकली आपकी खुद की वैल्यू, ठीक है, वैल्यू वर्ड मिल जाए तो आप एस्टीम लगाना कि आप आपकी कितनी वैल्यू कर रहे हो, या फिर आपकी सोसाइटी में आप अपनी वैल्यू को कैसे देखते हो, तो वो सेल्फ एस्टीम में आ जाता है। नेक्स्ट है आपका सेल्फ एफिकेसी। सेल्फ एफिकेसी मतलब आपकी एबिलिटी, एबिलिटी टू डू सम टास्क, वो किस में आ जाएगा? ये आ जाएगा आपका सेल्फ एफिकेसी में। और सेल्फ टॉक ये आपकी साइकोलॉजिकल स्किल ट्रेनिंग का पार्ट है, पीएसटी, साइकोलॉजिकल स्किल ट्रेनिंग, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है फॉर यूजीसी नेट। तो इसके ही अंदर आता है सेल्फ टॉक, जो कि आपका नेगेटिव भी होता है और पॉजिटिव भी होता है। नेगेटिव का मतलब है कि आप सोच रहे हैं कि मेरा राजस्थान सेट नहीं होगा यार, ये बहुत टफ है, तो ये सेल्फ टॉक। और पता है सेल्फ टॉक साइकोलॉजी में ऐसे माना गया है कि सेल्फ टॉक जो आप खुद से बातें करते हैं वैसे ही आपके साथ होता है।
ठीक है, ये हमारे हिंदुत्व में भी है और साइकोलॉजी में भी है, तो ये रियलिटी है। जो आप बोलोगे आपसे वही होगा। आप बोलोगे कि आपका हो जाएगा हो जाएगा हो जाएगा, तो वो हो जाएगा। ठीक है, आप बोलोगे नहीं बहुत टफ है, नेगेटिविटी लेके आओगे, तो वो नेगेटिव ही चीज़ें होती हैं। तो ये सेल्फ टॉक हो गया, सेल्फ एफिकेसी हो गया, सेल्फ एस्टीम हो गया। आई होप आपको यहाँ तक चीज़ें समझ में आई होगी। बहुत ईजी, बहुत सिंपलेस्ट वे में मैं समझा रहा हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। द फिनोमिना वेयर इंडिविजुअल परफॉर्मेंस डिक्रीज एज ग्रुप साइज इंक्रीज इज नोन एज, अभी मैंने बताया था सोशल लॉफिंग के उस फिनोमिना को क्या बोलते हैं? रिंगलमैन इफेक्ट। क्या बोलता है? रिंगलमैन इफेक्ट। मतलब जैसे जैसे आपका ग्रुप का साइज बढ़ता जाता है, इंडिविजुअल की परफॉर्मेंस डिक्रीज होते जाती है, एफर्ट्स डिक्रीज होते जाते हैं। ऐसा समझो कि टग ऑफ वॉर खेल रहे हो, पहले वो अकेला रस्सा खींच रहा था तो ज़्यादा मेहनत कर रहा था, देन ग्रुप आ गया तो वो सोच रहा है कि ये तो खींच रहे हैं तो मैं थोड़ा कम भी एफर्ट लगा देता हूँ। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। लीडरशिप, ग्रुप कोहेजन में ये सब कॉन्सेप्ट आते हैं, उसके लिए इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। होथरोन इफेक्ट। होथरोन इफेक्ट क्या बोलता है कि आप किसी को, जैसे किसी चीज़ के बारे में आपको पहले से ही पता है कि ये ऐसे होने वाला है, तो आप उस पे ऐसे ही रिएक्ट कर रहे हो। फॉर एग्जांपल, आपको कोई ट्रेनिंग दी गई है और उसके लिए आपको प्री टेस्ट लिया, तो आपको पता है कि पोस्ट टेस्ट में ये चीज़ें होने वाली है, तो मेरे को वो आपके माइंड में पहले से ही है और आप उसको वैसे ही परफॉर्म कर रहे हो, तो आपका हॉथरोन इफेक्ट में आ जाता है। ठीक है। पिगमेलियन इफेक्ट। पिगमेलियन इफेक्ट में क्या होता है? जो आपको प्रेशर दिया जाता है ना किसी चीज़, जैसे आप कंपटीशन में हो और आप पे प्रेशर डाल रहे हैं कोच फैमिली की, यार तेरे को करना ही है, जैसे आप पे, हाँ सपोज कंपटीशन से छोड़ो, आपके पास अभी प्रेशर है, आपको सेट तो क्लियर करना ही है, ठीक है, किसी भी हालत में। और इस प्रेशर के चक्कर में आप अच्छे से चीज़ों को कर लेते हो। कि कैसे अच्छे से चीज़ों को कर लेते हो, मतलब आपका रिजल्ट्स जो आते हैं वो बहुत अच्छे आते हैं, और उस चीज़ को हम बोलते हैं पिगमेलियन इफेक्ट। मतलब प्रेशर में की गई चीज़ का रिजल्ट अच्छा आना, उसको हम पिगमेलियन इफेक्ट बोलते हैं। और हेलो इफेक्ट। हेलो इफेक्ट में बेसिकली क्या होता है कि आप किसी इंडिविजुअल के, ध्यान से सुनना, इंडिविजुअल के किसी एक ट्रेट को देख के, क्या एक ट्रेट को देख के, एक ट्रेट क्या होता है? ट्रेट की कैरेक्टरिस्टिक्स होती है पर्सनैलिटी की, जैसे स्मार्टनेस, जैसे कि मेरा एटीट्यूड, ठीक है, जैसे कि मेरी टॉकिंग स्किल्स, ठीक है, तो ये कुछ भी ट्रेट्स हो सकते हैं जो पर्सनैलिटी में होते हैं। तो उस किसी एक ट्रेट को देख के आपने पूरा बॉडी या फिर इंडिविजुअल की पूरी पर्सनैलिटी को आपने बता दिया कि आपने वो उसका देखा कि वो अच्छे से बात करता है, तो आपने बता दिया कि वो एक अच्छा इंसान होगा, वो पढ़ने में अच्छा होगा, वो सोसाइटी में अच्छे से बिहेव करता होगा, सब उसकी इज्जत करते होंगे। मतलब आपने सब कुछ उसके ट्रेट्स बता दिए एक किसी इंडिविजुअल ट्रेट को देख के, तो वो क्या होता है? आपका हेलो इफेक्ट। आई होप आपको यहाँ तक चीज़ें समझ में आई होंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। असर्शन रीजन का क्वेश्चन है। कॉग्निटिव एंजाइटी टिपिकली रिमेन्स हाई एंड स्टेबल प्रायर टू कंपटीशन अंटिल परफॉर्मेंस बिगिंस। यस, ये सही है कि कॉग्निटिव एंजाइटी हाई रहती है और स्टेबल रहती है जब तक परफॉर्मेंस स्टार्ट नहीं हो जाती। सोमेटिक एंजाइटी इंक्रीजेस रैपिडली शॉर्टली बिफोर कंपटीशन। सोमेटिक एंजाइटी मतलब, सोमेट देखो, कॉग्निटिव एंजाइटी क्या होती है? जो आपके माइंड से रिलेटेड थिंकिंग, जो आप सोचते हो, जो सेल्फ टॉक में भी जो आप बातें कर रहे हो खुद से, तो वो कॉग्निटिव एंजाइटी होगी। सोमेटिक एंजाइटी मतलब आपको स्वेटिंग आ रही है, ठीक है, आपकी हार्ट बीट फास्ट फास्ट चल रही है एकदम, तो वो सब आपकी सोमेटिक एंजाइटी में आ जाएंगी। तो इसमें क्या बोला है कि वो जैसे ही कॉम्पिटिशन स्टार्ट होता है वो डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाती है, डिसअपिएट स्टार्ट, रैपिडली डिसअपिएट्स होना, मतलब धीरे धीरे डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाती है। दोनों ही चीज़ें सही हैं, तो इसका करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ओके। इसमें रीजन बोला है, तो क्या ये रीजन है? नहीं, रीजन तो है ही नहीं है। कोग्निटिव अलग है, सोमेटिक सोमेटिक एंजाइटी अलग है, दोनों ही अलग है। सो बोथ ए आर ट्रू, बट आर इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। सोशल कॉग्निटिव थ्योरी ऑफ सेल्फ एफिकेसी वाज डेवलप्ड बाय। देखो, इससे पहले अगर आपको क्लास अच्छी लग रही है तो यार लाइक वगैरह कर दिया करो, जिससे समझ में आ जाता है कि आपको कितना अच्छा कंटेंट लग रहा है और आप ऐसा ही कंटेंट और चाहते हो। अगर आप कमेंट भी नहीं कर रहे, बता भी नहीं रहे, तो मेरे को कैसे पता चलेगा कि कंटेंट अच्छा लग रहा है आपको? तो लाइक करो, बताओ कि कंटेंट अच्छा लग रहा है और कंटेंट चाहिए ऐसा, मैं लेके आऊँगा। अभी आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपका राजस्थान सेट आपको क्लियर करना है तो आपको छोटी छोटी बेसिक सिली मिस्टेक्स से दूर रहना है। कंपटीशन थोड़ा बढ़ रहा है तो उसी अकॉर्डिंग मेहनत भी थोड़ी ज़्यादा करनी पड़ेगी आपको। सोशल कॉग्निटिव थ्योरी ऑफ सेल्फ एफिकेसी वॉज डेवलप्ड बाय, हम डिस्कस कर चुके हैं, एल्बर्ट बंदूरा। बाकी के ऑप्शंस को अगर हम डिस्कस करते हैं तो बीएफ स्किनर, ऑपरेंट, कंडीशनिंग, ठीक है। क्या किसकी बात की थी इसने? इसने बात की थी रिवॉर्ड एंड पनिशमेंट की, ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखना।
एल्बर्ट बंदूरा तो आपको पता ही है, सोशल कॉग्निटिव सेल्फ एफिकेसी हमने डिस्कस करी है। डेनियल ग्लाउड, देखो डेनियल ग्लाउड की आपको, आपने अगर बुक पढ़ी होगी, एक फाउंडेशन ऑफ स्पोर्ट्स एंड एक्सरसाइज साइकोलॉजी, किसकी बुक है? फाउंडेशन ऑफ स्पोर्ट एंड एक्सरसाइज साइकोलॉजी, डेनियल ग्लाउड की बुक है। और मैं उसी में से ही आपके लिए कंटेंट लेके आता हूँ, सारी डेट्स वगैरह, नाम वगैरह सारे उसी में से ही हैं। फिर भी थोड़ी बहुत सिली मिस्टेक्स हो जाती हैं, है ना, ठीक है, वो मतलब मिस टाइप हो जाता है, या फिर कभी कभी कॉन्सेप्ट का क्या होता है, मिस मैच हो जाता है, तो वो मैं क्लियर कर देता हूँ कमेंट सेक्शन में। डेट्स वगैरह में ज़्यादा हो जाती हैं चीज़ें, ठीक है। डेट से ज़्यादा आपको उनके थ्योरीज के ऑथर के नाम पता होना चाहिए, तो वो चीज़ आप ध्यान रखना। कट लिविंग ने बिहेवियर वाला कॉन्सेप्ट दिया था, कौन सा इन्होंने दिया था कि एनवायरनमेंट और पर्सन, एनवायरनमेंट प्लस पर्सन मिलके ही आपका क्या बनता है, बिहेवियर, इन्होंने दिया था। बट बाकी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है हमारे स्पोर्ट्स साइकोलॉजी से। तो हाँ, इनका एक और जो चीज़ है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इन्होंने जो लीडरशिप, लीडरशिप में जो इनका जो इनका काम किया है, जो इन्होंने लीडरशिप में, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। तो वो हम डिस्कस कर लेंगे कि लीडरशिप में इन्होंने क्या क्या किया है, जब भी हमारे पास ऐसे क्वेश्चंस आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, बताओ विच क्वेश्चनियर इज स्पेसिफिकली डिजाइन टू मेजर कॉम्पिटेटिव स्टेट एंजाइटी। देखो क्वेश्चन में आंसर दे दिया, कॉम्पिटेटिव स्टेट एंजाइटी इसलिए बोलते हैं, हमें थोड़े थोड़े कॉन्सेप्ट सबके क्लियर होने चाहिए, क्योंकि कभी ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि हमें नहीं पता बट क्वेश्चन में उसका आंसर है, तो हम उसको लगा पाएं। ये क्वेश्चन उसका एग्जाम्पल है। तो कॉम्पिटिटिव स्टेट एंजाइटी इन्वेंट्री 2 मैं बता चुका हूँ, ये आपका 17 आइटम्स हैं और आपके 4 पॉइंट लाइकट स्केल है, ठीक है। और इसके बाद मैंने क्या क्या बताया था आपको, 17 आइटम्स, 4 पॉइंट लाइकट स्केल क्या मेजर करता है, सेल्फ कॉन्फिडेंस, कोग्निटिव एंजाइटी और सोमेटिक एंजाइटी। सेल्फ कॉन्फिडेंस में 5, कॉन्फिडेंस कोग्निटिव एंजाइटी में 5, और सेल्फ सॉरी सोमेटिक एंजाइटी में 7 आइटम्स है। तो ये चीज़ आप ध्यान रखना, इससे ज़्यादा बाहर कुछ नहीं पूछता। एसकेट और ये दोनों दिए किसने, रेनर्स मार्टिन। रेनर्स मार्टिन के साथ एक दो ऑथर और हैं, वो कभी मैं एक पूरी जो अपनी इन्वेंटरीज हैं एनजाइटी की, उस पर एक वीडियो बना दूंगा, उसमें सबके सारे ऑथर्स बता दूंगा, क्योंकि इतने ऑथर्स याद करना पॉसिबल भी नहीं होता, मेन है जो याद करते हैं। जब हम डिटेल में कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं ना, मतलब एक एक टॉपिक को डिटेल में डिस्कस करते हैं, तब जाके हम वो सब चीज़ें पढ़ते हैं पीपीटी के थ्रू। क्योंकि आपको पता है अब 50 ऑथर है, उनके 50 जो टेस्ट हैं, 50 टेस्ट में 4 4 5 5, किसी में 6 6 ऑथर हैं, तो आप खुद सोचो 300 400 ऑथर के नाम याद रखना बहुत बड़ी बात हो जाती है। ये हमने डिस्कस कर लिया, ये डिस्कस कर लिया। सही आंसर ये है पीओएमएस, प्रोफाइल ऑफ मूड स्टेट। ये किसने दिया था? ये दिया था एमसी नायर ने, ठीक है। एमसी नायर इंपॉर्टेंट है, और एक दो और हैं वो मैं बता दूंगा अभी नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन मैंने इंक्लूड किया इससे, क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चंस बनते हैं प्रोफाइल ऑफ मूड स्टेट से। ये भी बेसिकली आपके मूड को चेक करने के लिए होता है। इसमें पहले अभी जो है वो 35 आइटम्स हैं, ये चीज़ ध्यान रखना। पहले कुछ 65 करके थे, बट वो अब डिक्रीज करके 35 आइटम कर दिए। एक्शन पर्सनैलिटी क्वेश्चन यार, इससे मैंने एक क्वेश्चन इंक्लूड किया, वो भी हम अभी डिटेल में डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 9, बताओ एग्रेशन एम सोलेली एट इन्फ्लिक्टिंग फिजिकल और साइकोलॉजिकल हार्म ऑन अनदर इंडिविजुअल इज क्लासिफाइड एज। इसने बोला है कि आपका पर्पस ये है कि दूसरे को हार्म पहुंचाना है, तो वो कौन सा एग्रेशन आएगा, बताओ कौन सा एग्रेशन है? दो तरह का एग्रेशन होता है, एक होता है आपका इंस्ट्रूमेंटल, एक होता है हॉस्टाइल। इंस्ट्रूमेंटल में आप आपके गोल की ओर जा रहे होते हो, ठीक है, जो आपके गोल्स हैं उनको अचीव करते हो, बीच में कुछ भी आता है वो आपको नहीं पता होता, इसमें शायद किसी को हार्म भी हो जाता है, किसी को इंजरी भी हो जाती है दूसरे इंडिविजुअल को। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल आप बास्केटबॉल में एक शॉट मारने जा रहे हो, और आपको पर्पज था लैप को फिनिश करना, और आपकी गलती से एल्बो ओपन हो गई, किसी की लग गई, बट आपका पर्पज क्या था कि प्रॉपरली आप लैब को फिनिश करो। सेम अगर आपने हॉस्टाइल एग्रेशन, तो आप लैब फिनिश करने जा रहे हो, बट आपका फोकस नहीं है, और लैब जो आपका बास्केट काउंट हो रहा है नहीं हो रहा, बट आपका मेन फोकस था कि इसको इंजर्ड करना है, इसकी फेस पे इंजरी देनी है, एल्बो हिट करना है, तो आपका हॉस्टाइल, ठीक है। तो हॉस्टाइल एग्रेशन इसका करेक्ट आंसर है, ठीक है। आपका मेन एम है इंजरी पहुंचाना, चाहे वो फिजिकल हो चाहे साइकोलॉजिकल हो। सो आई होप आपको समझ में आ रही होंगी चीज़ें। नहीं आती हैं तो आप मेरे को बताओ, कमेंट सेक्शन में बताना, मैं उस पर एक वीडियो लेके आऊँगा, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोल रहा है आपका? IZOF, ये हम कर चुके हैं IZOF, ओके, ठीक है। IZOF किसका था? यूरी हनीन, ये तो हमें पता है। और नीड अचीवमेंट मैकलिलन, तो ये भी हमें पता है। और ये जो है ना प्रोफाइल ऑफ मूड स्टेट, मैंने क्या कहता है, MC नायर तो है ही है, उसके साथ साथ ये भी है मॉरिस।
तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है ना, कुछ कुछ नाम अलग आ जाएंगे, मॉरिस लोअर करके नाम है शायद इनका, तो आप ये भी याद रखोगे तो भी इनफ रहेगा आपके लिए। ठीक है, दो नाम आपको पता चल गए प्रोफाइल ऑफ मूड स्टेट के, मैंने बता दिया 35 आइटम्स हैं अभी, तो ये चीज़ आप ध्यान रखना। और नीड अचीवमेंट थ्योरी, मैकक्लीलैंड और एटकिंसन, तो ये हमने डिस्कस कर लिए, 3 नीड थ्योरी वही है नीड अचीवमेंट थ्योरी। ओके, IZOF इंडिविजुअल जोन ऑफ ऑप्टिमम फंक्शनिंग, हर किसी का एक जोन होता है अच्छे से फंक्शन करने का, हर कोई अराउज होता है, बट कोई जैसे इन्वर्टेड यू में क्या बोला था कि ऑप्टिमम एक जगह होगी, इसमें बोला है कि नहीं, किसी का यहाँ पे भी टॉप परफॉर्मेंस आ जाएगा, पीक परफॉर्मेंस आ जाएगा, किसी का यहाँ जाके पीक परफॉर्मेंस आएगा, तो हर किसी का एक अलग जोन है, तो ये बताया किसने, इंडिविजुअल जोन ऑफ ऑप्टिमम फंक्शनिंग में। ऑप्शंस आप मैच करो, ठीक है, और मेरे को बताना। नेक्स्ट क्वेश्चन, द आइसबर्ग प्रोफाइल विच इंडिकेट्स हाई विगर coupled with low negative mood state in successful athlete was conceptualized using, तो ये बेसिकली आइसबर्ग प्रोफाइल के थ्रू ही हम प्रोफाइल ऑफ मूड स्टेट में देखते हैं। ठीक है, कि जब मतलब लो नेगेटिव मूड स्टेट में तो सक्सेस वो एक अच्छा परफॉर्म देगा, और हाई नेगेटिव मूड स्टेट में तो वो सही परफॉर्मेंस नहीं देगा, बेसिकली यही बात होती है इसमें, ज़्यादा कुछ ध्यान में नहीं रखना, अभी के लिए इतना याद रखो, आइसबर्ग प्रोफाइल रिलेटेड टू प्रोफाइल ऑफ मूड स्टेट। ओके, एसकेट हम डिस्कस कर चुके हैं, और स्टेट रेट एंजाइटी इन्वेंटरी ये किसने दिए, स्पेल बर्गर ने। ठीक है, स्पेल बर्गर ने दिया स्टेट रेट एंजाइटी इन्वेंटरी, ये भी एक इंपॉर्टेंट इन्वेंटरी, नाम ध्यान रखना। बस इस क्वेश्चन में इतना इंपॉर्टेंट चीजें थी डिस्कस करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, कैरोन मॉडल ऑफ ग्रुप कोहेजन विच डायमेंशन रिप्रेजेंट शेयर टास्क गोल्स अमंग टीम मेंबर्स। कैरोन मॉडल से आया ग्रुप कोहेजन से, अब शायद क्वेश्चंस के पैटर्न अब चेंज हो रहे हैं, पहले अभी हमने पर्सनैलिटी और हम एंजाइटी और अराउजल्स में थे, अब हम लीडरशिप और ग्रुप कोहेजन की तरफ आ चुके हैं। तो बताओ डायमेंशन रिप्रेजेंट शेयर टास्क अमंग ग्रुप टीम मेंबर्स, टास्क की बात हो रही है तो आपको क्वेश्चन देख के समझ में आ जाना चाहिए कि टास्क कोहेजन की बात हो रही है। ठीक है, टास्क कोहेजन में क्या होता है कि आपका ग्रुप का जो कोहेजन होता है वो किस लिए होता है, ग्रुप का जो आप एक दूसरे के साथ थॉट शेयर करते हो कि एक टास्क और एक गोल के रिलेटेड, जैसे कि आपका कोई एम है कंपनी को यहाँ तक पहुँचाना, या फिर कंपनी की बात नहीं करते हैं हम, स्पोर्ट्स की बात करते हैं, आपका एम है कि आपकी बास्केटबॉल की टीम है 5 लोगों की, और आपको अचीव करना है कि हमें इतना इतना अचीव करना है, और हमारे एम है कि मैं कोई इसको पास खिलाना है, इसका ये काम है, इसका काम, बस आपको गोल ओरिएंटेड रहना है, तो किस में आ जाएगा, टास्क कोहेजन में। सोशल कोहेजन में क्या आता है कि आपकी रिलेशनशिप बन चुकी है, यहाँ पे क्या बन चुकी है, रिलेशनशिप बन चुकी है। ठीक है, आप एक दूसरे के साथ अच्छे से, ठीक है, आपको लाइक डिसलाइक की बात हो चुकी है, आप एक दूसरे को पसंद करते हैं, आप एक दूसरे के साथ रहना अच्छा लगता है आपको, तो सोशल कोहेजन में आ गया कि आप बॉन्डिंग जो आपकी बन रही है एक दूसरे के साथ। ठीक है, आई होप आपको ये चीज़ समझ में आ रही होंगी। और एनवायरमेंटल कोहेजन के साथ मतलब आपकी जो आपकी कभी कभी क्या होता है, हमारे एज के जो लोग मिल जाते हैं, हम उनके साथ हमारा ग्रुप बन जाता है हमारा। ठीक है, सोसाइटी जैसे कि हमारा जो कल्चर है वो एक जैसा मिल जाता है, या फिर हमारी जोग्राफिकल लोकेशंस एक जैसी मिल जाती हैं, तो उन वजह से भी हमारा एक ग्रुप बन जाता है, तो वो किस में आता है, एनवायरमेंटल कोहेजन में। ईजी है, समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट अगर कोई क्वेश्चन आ जाता है रिलेशनशिप वगैरह के लिए, या फिर एज सोसाइटी जोग्राफिकल चीज़ों के लिए, तो आप बता दोगे एनवायरमेंटल कोहेजन। नेक्स्ट क्वेश्चन, टकमैन ब्रूस टकमैन, BRUCE करके है। ठीक है, ब्रूस टकमैन मॉडल ऑफ ग्रुप डेवलपमेंट, तो ये तो आप बता दोगे, बहुत कॉमन है, TGT PGT में भी आते रहते हैं क्वेश्चंस। तो सबसे पहले ग्रुप फॉर्म होता है, फिर ग्रुप टूटता है, फिर वापस जुड़ता है। ठीक है, फिर वो अच्छे से परफॉर्म करते हैं, और देन एट जर्नी। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया होगा, और ये तो आसान क्वेश्चन है, कुछ इतना टफ नहीं था इसमें। क्वेश्चन नंबर 14 बताओ, विच टेक्निक इन्वॉल्व्स सिस्टमैटिक मसल कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन टू रिड्यूस सोमैटिक एंजाइटी। देखो, बायोफीडबैक एक इक्विपमेंट भी है, और ये आपका बेसिकली टेक्निक भी है, जिसके थ्रू हम क्या करते हैं कि किसी के बिहेवियर को चेंज कर सकते हैं या मेजर कर सकते हैं। देखो, टेक्निक है तो वो बार बार प्रैक्टिस करके वो उस बिहेवियर को मॉडिफाई कर लेता है। और मेजर कैसे करते हैं, बायोफीडबैक एक इक्विपमेंट आता है जिसमें बेसिकली आपके बहुत सारी जगह पे फ्लूइड और इलेक्ट्रिकल इम्पल्स वाले कोड्स लगाए जाते हैं, फेस पे, हैंड्स पे, ब्रेन में। तो जैसे कि आपका इमोशंस में चेंज आता है ना, फेसियल एक्सप्रेशन चेंज होते हैं, केमिकल रिएक्शंस होते हैं, तो वो पकड़ लेता है, तो आपको बता देगा कि आप झूठ बोल रहे हो, सच बोल रहे हो। आपने बहुत सारी मूवीज़ में भी देखा होगा, टेररिस्ट को
चेक करने के लिए कि ये झूठ बोल रहा है सच बोल रहा है किसी भी इंडिविजुअल को। तो फॉर एग्जांपल के लिए मैंने वो चीज़ बोली थी, ठीक है, उसको ऐसे ही लेना। बायो फीडबैक उसके लिए हम लेते हैं कि झूठ बोल रहा है सच बोल रहा है, उसको मेजर करता है, ठीक है। और ऑटोजेनिक ट्रेनिंग क्या होता है? ऑटोजेनिक ट्रेनिंग बेसिकली ये रिलैक्सेशन क्लूज दिए जाते हैं। इसमें क्या दिए जाते हैं? क्लूज दिए जाते हैं, रिलैक्सेशन क्लूज। रिलैक्सेशन क्लूज का मतलब है सेम एज योगा जैसी है, बट जर्मन ये कहाँ पे मॉडिफाई की गई है? जर्मनी में मॉडिफाई की है। जर्मन्स ने अपनी एक ट्रेनिंग निकाल दी है, ऑटोजेनिक ट्रेनिंग। हम जो कुछ करते हैं यूरोप या फिर अमेरिका, उसका कुछ अपना ही कुछ निकाल देता है। तो वही है, हम योगा में जो करते हैं एक रिलैक्सेशन के लिए एक क्लूज देते हैं ना, कि जैसे आप अपनी आइज़ क्लोज करो, आप अपनी ब्रीथ इनहेल स्लो एक्सहेल करो, और आप फील करो कि आप अच्छा आप एक अच्छे से एनवायरनमेंट में हो, आपके सराउंडिंग में ऐसा हो रहा है, आपके आर्म्स रिलैक्स फील कर रहे हैं, आपके, ठीक है, आपका हेड रिलैक्स फील कर रहा है, आपके पूरी बॉडी रिलैक्स फील कर रहा है। तो ये सब क्लूज होते हैं। तो इस टेक्निक को क्या नाम दे दिया? ऑटोजेनिक ट्रेनिंग। बट ये जर्मनी में दी गई ट्रेनिंग है और अभी बहुत पॉपुलर है, क्योंकि जैसे जैसे केसेस एंजाइटी डिप्रेशन के बढ़ रहे हैं तो ऑटोजेनिक ट्रेनिंग बहुत पॉपुलर हो गई है। सो बायो फीडबैक हमने देख लिया, ऑटोजेनिक, ये दोनों तो ऑप्शन है नहीं है। इसका करेक्ट ऑप्शन होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, प्रोग्रेसिव मसल रिलैक्सेशन टेक्निक, ठीक है। प्रोग्रेसिव मसल में मतलब पहले टेंशन दी जाती है फिर उसको रिलैक्स किया जाता है, तो वो क्या होता है? प्रोग्रेसिव मसल रिलैक्सेशन टेक्निक। 15, क्वेश्चन नंबर 15, what type of goal setting focuses on specific actions, technical execution and athletes must perform during a skill? क्या बोला है? टेक्निकल एग्जीक्यूशंस की बात कर रहा है, कब? जब स्किल परफॉर्म कर रहा है। देखो आउटकम गोल्स में क्या होता है? आउटकम गोल्स जो आपके रिजल्ट ओरिएंटेड रहते हैं, क्या रिजल्ट आया है उसके जो ओरिएंटेड है वो आउटकम गोल है। परफॉर्मेंस जो आप कंपेयर करते हो खुद की परफॉर्मेंस प्रीवियस परफॉर्मेंस से, ठीक है। तो आपका परफॉर्मेंस गोल मतलब मेरी टाइमिंग इतनी थी, मैंने अगर 100 मीटर हीट किया उसमें मेरी टाइमिंग इतनी थी, तो मेरे को उससे बेटर करना है, तो वो परफॉर्मेंस गोल हो गया। प्रोसेस गोल क्या होता है, जो इस क्वेश्चन का आंसर भी है? प्रोसेस गोल क्या होता है कि अगर आप एक स्किल को कर रहे हो, जैसे कि आप कोई भी स्विमिंग के एक स्ट्रोक को कर रहे हो, तो आप देख रहे हो मेरा हैंड मूवमेंट अभी ऐसा है, तो इसको मैं कैसे और इम्प्रूव कर सकता हूँ कि मेरी जो कंटिन्यूटी है स्किल की वो और अच्छे से हो, ठीक है। मतलब ड्यूरिंग प्रोसेस उसमें आप अपने स्किल्स को एग्जीक्यूशन को मेजर कर रहे हो, तो क्या होगा? प्रोसेस गोल, ठीक है। व्हाट, देखो क्वेश्चन दोबारा पढ़ो, व्हाट टाइप ऑफ गोल सेटिंग फोकसेस ऑन स्पेसिफिक एक्शन एंड टेक्निकल एग्जीक्यूशन एंड एथलीट परफॉर्म ड्यूरिंग ए स्किल। मतलब एक स्किल के दौरान वो खुद के एक्शंस को, टेक्निकल एग्जीक्यूशंस को मेजर कर रहा है, ठीक है, इजी है। अब एक क्वेश्चन और, एक ऑप्शन और है सब्जेक्टिव गोल। देखो ये थोड़ा सा, ये तीनों अलग है, ये अलग है। सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव दो गोल्स होते हैं। ऑब्जेक्टिव गोल आपका क्या होता है? फिक्स्ड होता है, ठीक है, एक प्लान तरीके से होता है, ठीक है, गोल बनाया प्लान है पूरा, ठीक है, रियलिटी पे बेस्ड होते हैं। क्या बोला मैंने? फिक्स होता है, प्लान होता है, रियलिटी पे बेस्ड होता है। और सब्जेक्टिव गोल्स क्या होते हैं कि एक बेसिकली एक स्टेटमेंट होता है, ठीक है, फिक्स नहीं होते। ये आपके इमोशंस में ज़्यादा लिए जाते हैं, ठीक है, इमोशंस बेस्ड होते हैं। अब मैं बता देता हूँ एक थ्योरी बेस्ड क्या लिख सकते हो आप सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव में। सब्जेक्टिव का मतलब है वो ऐसे स्टेटमेंट जो आप एक कोई स्टेटमेंट दे दिया आपने, सपोज कि यस आई कैन डू दिस, यस आई कैन ब्रेक द वर्ल्ड रिकॉर्ड, ठीक है, आप वर्ल्ड रिकॉर्ड ब्रेक कर सकते हो, और आप, मैं ये कर सकता हूँ, मैं वो कर सकता हूँ। मतलब आपने एक स्टेटमेंट दे दिया, इमोशन में है पर वो फिक्स नहीं है, नॉट फिक्स्ड, ठीक है, नॉट फिक्स्ड, फिक्स नहीं है, मतलब कोई स्टेटमेंट है बस, वो आपके सब्जेक्टिव गोल है। ऑब्जेक्टिव मतलब आपने एक गोल बनाया, एक रोड मैप तैयार किया है कि मेरे को सबसे पहले ये करना है, फिर मेरे मेरे छोटे छोटे ऑब्जेक्टिव्स हैं वहाँ तक पहुँचने के लिए। मेरे को सबसे पहले स्टेट मेडल चाहिए, फिर नेशनल मेडल चाहिए, फिर मेरे को इतना टाइमिंग चाहिए, फिर मैं क्वालिफाई करूँगा। तो ये सब एक रोड मैप है, वो किस में आता है? ऑब्जेक्टिव गोल्स में। तो इसको आप ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्रस्ट्रेशन अग्रेशन हाइपोथेसिस वाज ओरिजिनली प्रपोज्ड बाय, क्वेश्चन नंबर 16, बताओ। तो इसका सही आंसर है डोलार्ड, डॉब, मिलर, मोवर और शियर। फ्रस्ट्रेशन अग्रेशन ये बहुत इंपॉर्टेंट मॉडल है, ठीक है, किसका? अग्रेशन के, फ्रस्ट्रेशन अग्रेशन से रिलेटेड। और यही एक दो मॉडल्स और हैं, बाकी ये इंपॉर्टेंट है फ्रस्ट्रेशन अग्रेशन हाइपोथेसिस, इसलिए मैंने इसको इंक्लूड किया है, इंपॉर्टेंट है इसलिए, ओके। तो ये आप ध्यान रखना, और कुछ है नहीं है इतना इस क्वेश्चन में डिस्कस करने जैसा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17, which personality dimension in Ikson's span model describe an individual who is calm, even tempered and emotionally stable? देखो पर्सनैलिटी से क्वेश्चन आया है, कहाँ से?
पर्सनैलिटी से क्वेश्चन है, कौन से पार्ट से, ट्रेट से, जो ट्रेट्स थ्योरीज हैं उनमें से एक थ्योरी आपकी इक्सन स्पैन मॉडल आपने पढ़ी होगी, आइडियोग्राफिक एल जो आपकी एलपोर्ट की है, 16 PF मॉडल है, तो बहुत सारी थ्योरीज है वो सब ट्रेट में ही आती हैं, ठीक है, ओशन है तो ये सब ट्रेट में आती है। तो ट्रेट की एक पार्ट है इक्सन स्पैन मॉडल, पैन का फुल फॉर्म है, पी से आपकी हो जाएगी साइकोटिसिज्म, और ई से हो जाएगी एक्सट्रोवर्जन, और एन से हो जाएगा आपका न्यूरोटिसिज्म, ठीक है। तो ये आपका पैन मॉडल है, ठीक है, इसको ध्यान रखना है, हैंस एक्सन ने दिया था, किसने दिया था, हैंस एक्सन ने दिया था, और पैन मॉडल है, ये चीज़ आपको ध्यान रखना। अब इस क्वेश्चन में क्या पूछा है, पैन मॉडल में कौन सी चीज़ डिस्क्राइब करती है कि एक इंडिविजुअल काम है, ठीक है, ज़्यादा टेम्परामेंट नहीं है, स्टेबल है, तो कौन सा है, न्यूरोटिसिज्म के अगेंस्ट में जाता है, कौन सा, लो न्यूरोटिसिज्म, कौन सा, लो न्यूरोटिसिज्म। देखो अब मैं आपको एक ही चीज़ समझाऊँ ना, तो साइकोटिसिज्म में क्या होता है, साइकोटिसिज्म में बेसिकली रिस्क टेकर होता है, कौन होता है, रिस्क टेकर होता है एक इंडिविजुअल, ठीक है। एक्स्ट्रावर्जन में सोशली फ्रेंडली रहता है, क्या रहता है, सोशली फ्रेंडली रहता है, और इंट्रोवर्ट में क्या होता है, सोशली फ्रेंडली नहीं रहता, वो अपने से मतलब रखता है। और न्यूरोटिसिज्म में क्या रहता है कि वो अनस्टेबल रहता है, क्या रहता है, अनस्टेबल रहता है, एंजियस रहता है, क्या रहता है, एंजियस रहता है। बट अगर वो काम है, वो स्टेबल है, तो क्या होगा, लो न्यूरोटिसिज्म होगा, ठीक है, बी इसका करेक्ट आंसर है। आई होप आपको समझ में आया होगा, नहीं आता है तो आप कमेंट सेक्शन बताओ, मैं उस पर एक वीडियो ला दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 18, द कैटास्ट्रोफी थ्योरी ऑफ एंजाइटी परफॉर्मेंस वॉज प्रपोज बाय, देखो कैटास्ट्रोफी हमने डिस्कस की थी, शार्प डिक्लाइन आता है ऐसे एकदम, ये ग्राफ है, ये गया फिर एकदम से शार्प डिक्लाइन आता है। और इन्वर्टेड यू में क्या होता है, इन्वर्टेड यू में क्या होता है कि एक यू शेप बनाता है, ठीक है, ये कैटास्ट्रोफी हो गया। तो ये चीज़ आप ध्यान रखना, ईजी है, कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं है। किसने दिए मैंने बता चुका हूँ, तो इस क्वेश्चन का आंसर आप मेरे को बताओगे, ठीक है। चार्ल्स स्पेलबर्ग का मैंने बता दिया था, क्या दिया इसने, ट्रेट स्टेट एंजाइटी इन्वेंटरी, ट्रेट स्टेट एंजाइटी इन्वेंटरी किसने दिया है, सॉरी, ट्रेट स्टेट एंजाइटी इन्वेंटरी किसने दिया है, चार्ल्स स्पेलबर्ग ने। पीछे जो क्वेश्चन हमने डिस्कस किया था वो वही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19, एक मिनट, बताओ, विच थ्योरी पोसिट्स दैट इंडिविजुअल्स आर मोटिवेटेड टू एक्ट इन ऑर्डर टू सेटिस्फाई इंटरनल बायोलॉजिकल नीड्स एंड रिस्टोर फिजियोलॉजिकल इक्विलिब्रियम, या फिर होम्योस्टेटिस, होम्योस्टेटिस, ठीक है। तो बताओ, क्योंकि होम्योस्टेटिस हम फिजियोलॉजी में हम होम्योस्टेटिस वर्ड यूज लेते हैं, इक्विलिब्रियम हम जनरल टर्म्स में यूज लेते हैं, इक्विलिब्रियम में बैलेंस। बताओ इसका आंसर क्या होगा, इसमें क्या बोला है कि कौन सा सिद्धांत यह मानता है कि व्यक्ति आंतरिक जैविक आवश्यकताओं को पूरा करने और शारीरिक संतुलन को बहाल करने के लिए कार्य करने के हेतु प्रेरित होता है। मतलब बेसिकली बात है कि आप आपके जो बायोलॉजिकल नीड्स हैं और आप अपनी फिजियोलॉजिकल इक्विलिब्रियम में आप यहाँ पर एकदम कूल शांत, हाँ जैसा मैं पहले था ना, जैसा मैंने क्या बताया था स्टार्टिंग में, एक क्वेश्चन डिस्कस किया था हमने, मोटिवेशन की साइकिल, ठीक है, ये जो साइकिल है जो हमने डिस्कस की थी कि बॉडी का नीड, फिर ड्राइव, ड्राइव के बाद अराउजल होता है, तो क्या होता है, अराउजल होता है तो आपका पूरा बॉडी का होम्योस्टेटिस चेंज हो जाता है, क्या होता है, चेंज हो जाता है होम्योस्टेटिस, ठीक है, ये आप ध्यान रखना, मतलब इक्विलिब्रियम चेंज हो जाता है बॉडी का, इक्विलिब्रियम चेंज हो जाता है तो अनस्टेबिलिटी की सिचुएशन आती है। अब उसको स्टेबल करने के लिए कौन सी थ्योरी दी गई है, ड्राइव रिडक्शन थ्योरी गिवन बाय क्लर्क हल, ठीक है, इस चीज़ का आप ध्यान रखना, इजी है। नीड अचीवमेंट हम डिस्कस कर चुके हैं, और इंसेंटिव थ्योरी रिवॉर्ड बेस्ड थ्योरी है, इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है पर आपको पता होना चाहिए, इंसेंटिव का मतलब रिवॉर्ड बेस्ड है। अब इंपॉर्टेंट आता है हमारा ऑप्शन नंबर डी, ये आप एक बार देखो, कॉग्निटिव एवोल्यूशन थ्योरी, ये सब टाइप है आपका सेल्फ डिटर्मिनेशन, सेल्फ डिटर्मिनेशन थ्योरी का, किसका, सेल्फ डिटर्मिनेशन थ्योरी का सब टाइप है कॉग्निटिव एवोल्यूशन थ्योरी। इसमें क्या बोलता है, जो आपके एक्सटर्नल, सॉरी, जो आपके एक्सटर्नल रिवॉर्ड्स हैं या आपका एक्सटर्नल एनवायरनमेंट है, वो कैसे इन्फ्लुएंस करता है आपके इंटरनल मोटिवेशन को, ये बताता है कौन, आपका कॉग्निटिव इवोल्यूशन थ्योरी। क्या बोला मैंने, क्या बोला मैंने, ध्यान से सुनना, ये सब टाइप है सेल्फ डिटर्मिनेशन थ्योरी, सेल्फ डिटर्मिनेशन थ्योरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और एक्सटर्नल जो रिवॉर्ड्स हैं या एक्सटर्नल जो एनवायरनमेंट है वो आपको कैसे इन्फ्लुएंस करता है किस चीज़ के, आपके इंटरनल मोटिवेशन को, ये क्या बोलता है, कॉग्निटिव इवैल्यूएशन थ्योरी। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। आ गया है तो नेक्स्ट क्वेश्चन रीड करो, मैं जब तक इसको रब कर लेता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन रीड करो, क्वेश्चन बोल रहा है द साइकोलॉजिकल
condition where an athlete experience physical and mental exhaustion, reduced sense of accomplishment and sports devaluation is known as। बताओ कि वह मनोवैज्ञानिक स्थिति जिसमें एक एथलीट शारीरिक एवं मानसिक थकावट, उपलब्धि की भावना में कमी, खेल में अवमूल्यन का अनुभव करता है, किस रूप में जाना जाती है। मतलब बेसिकली अगर उसको उतना प्रेज नहीं मिल रहा, उसको इतना पहचान नहीं मिल रही, ठीक है, तो वो सब चीज़ें किस में आएंगी, वो सब में आएंगी आपकी एथलीट बर्नआउट। ये एक अलग कॉन्सेप्ट है एथलीट बर्नआउट का स्पोर्ट्स साइकोलॉजी में, ठीक है। ये भी बहुत डिटेल कॉन्सेप्ट है, इसके अंदर बहुत चीज़ आते हैं, इसके अंदर ही चॉकिंग आती है, ठीक है, और इसके अंदर ही आपका स्टेलनेस आता है। तो ये सब चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, वो कभी हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। स्टेलनेस मैं बता देता हूँ आपका। स्टेलनेस में क्या होता है कि ओवर ट्रेनिंग एक तरह से हो जाती है, फटीक ज़्यादा हो रहा है, क्या हो रहा है, फटीक ज़्यादा हो रहा है और रिकवरी नहीं मिल रही, तो उसको क्या बोलते हैं, स्टिलनेस, ठीक है। तो अगर आपको क्लास अच्छी लगी है तो लाइक करो, तो मेरे को पता चलेगा कि आपको एक चीज़ अच्छी लग रही है और समझ में भी आएगा कि मेरे को ऐसा कंटेंट लेके आना है। सो और कोई डाउट है तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बताओ, मैं उस डाउट का ज़रूर ट्राई करूंगा कि कोई ना कोई सॉल्यूशन निकले, 100% सॉल्यूशन दूंगा, नो डाउट। और अगर कोई मेरे से जो कॉन्सेप्ट है उसमें मतलब ऐसा हो मिसमैच हो जाता है तो आप कमेंट सेक्शन में बताओ वो भी कि ऐसा है, तो मैं आपके कमेंट को पिन कर दूंगा या मैं अपना कमेंट नया लगा दूंगा उसमें। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस क्लास, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।